स्टार्ट हो गया ना? हाँ सर। ओके सर, ओके सर, ठीक है। अच्छा, जैसे ये क्लास क्या है सर? सर आज फ्राइडे है और आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एज वेल एज बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक है, ये आपको सीए फाउंडेशन लेवल के लिए पढ़ाया जाता है, एज वेल एज जो लोग सीएस का भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सीएस एंट्रेंस के लिए, उनके लिए भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि सर, चाहे जो भी हो सर, सीए फाउंडेशन हो या सीएस एंट्रेंस हो, लेकिन एक चीज आप लोग को एग्री करना ही पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट सबको जानना है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज सबको जानना है, सबको सर, ये बात ध्यान से रखना सर। Each and every persons in our country, each and every students of our country must know the business conditions of our country. सर क्यों? सबको बिजनेस कंडीशन जान के क्या होगा? सर इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है इसमें, है ना। हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है इसमें। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपर रहेगा तभी तो बिजनेस रहेगा, और बिजनेस रहेगा तभी तो जॉब रहेगा, और जॉब रहेगा तभी तो लिविंग स्टैंडर्ड ठीक ठाक रहेगा। जैसे कल हम लोग एक छोटा सा चीज बताते हैं। हम लोग पाकिस्तान का सिचुएशंस तो देख ही रहे हो खबर में। अरे, पाकिस्तान का सिचुएशंस का खबर तो है आप लोगों के पास, है या नहीं? कि हाँ सर। पाकिस्तान में दिन दिन इकोनॉमिक क्राइसिस दिन दिन बढ़ रहा है। फिर भले ही वो हमारा एनिमी हो, जो भी हो, बट वहां पर जो लोग रहते हैं वो सब इंसान है। तो उनका सिचुएशंस अगर खराब होता है तो ये चीज खराब लगता है। तो कल एक बंदा, पाकिस्तानी बंदा, एक पाकिस्तानी रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था। तो पाकिस्तानी बंदा इंटरव्यू में बता रहा है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मोदी दे दो। मोदी क्यों? उनका मानना है, ऐसे ऐसे तो पाकिस्तानी मोदी को बड़ा ही नापसंद करता है सर, ठीक है। लेकिन उनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि मोदी को दे दो कम से कम 10 साल के लिए, 8 से 10 साल के लिए। उसके लिए अगर मोदी पाकिस्तान में शासन भी करेगा तो भी मंजूर है। लेकिन मोदी ने भारत को जो बनाया, ये पाकिस्तानी बंदा कह रहा है कि मोदी जी ने भारत को जो बनाया, भारत अभी वर्ल्ड में टॉप 5th इकोनॉमी में से एक है, ठीक है। और इसका सिनारियो दिन दिन भारत टॉप की तरफ भी बढ़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि उनका मानना है कि एटलीस्ट अगर देश पार्टीशन ना होता 1947 में, तो कम से कम आज जो लोग पाकिस्तान एरिया में रहते हैं, जो एक्चुअली पाकिस्तान बाद में देश बना है बट वो सिंध प्रदेश का एरिया है, थोड़ा सा पंजाब का बहुत सारा एरिया है। तो उनका मानना है कि कम से कम खाना पीना, जो अभी पेट्रोल का दाम 300 टका, 400 टका, 500 टका लीटर है पाकिस्तान में, बेसिक किसी को चिकन खाना है तो 500 टका 1 केजी चिकन का दाम है। ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बताया था। तो सर मैं ये यहाँ पर अभी पाकिस्तान का कहानी नहीं कहना चाहता, या पाकिस्तानी लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमें मोदी दे दो, दैट डजंट मीन, ठीक है, मतलब वो हम लोग वो मीन नहीं करना चाहते कि मोदी अगर पाकिस्तान में चला जाए, मतलब पाकिस्तान को अगर ले भी लेता है तो क्या होगा, ये सब अलग रीजन है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट आपको बस एक छोटा सा चीज में बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, या कोई भी, एक चीज उनपे होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, आधे से ज्यादा चीज मिलिट्री संभालते हैं। पाकिस्तान का जो जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो मिलिट्री के हाथ में है, फ्री नहीं है। मिलिट्री बनाते हैं, मिलिट्री बेचते हैं, मिलिट्री दाम लगाते हैं, सब कुछ में रेस्ट्रिक्शन लगाते हुए करते हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है सर। बिजनेस को ना खुला छोड़ना चाहिए और साथ में कंट्रोलिंग होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस को अगर आप खुला नहीं छोड़ोगे ना, इनोवेशन नहीं आएगा। जैसे कि अगर अमेरिका जैसे इकोनॉमी को अगर आप देखते हो, वो इतना टॉप में क्यों है? क्योंकि वहां पर इनोवेशन है, क्योंकि वहां पर फ्रीडम है, कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का फ्रीडम है। इंडिया में भी है। बीच में इंडिया थोड़ा सा स्टार्टिंग 1970s 80s के टाइम पे थोड़ा दिक्कत था, बट 2000 ऑनवर्ड्स, 90s ऑनवर्ड्स बोल सकते हैं, 1990 ऑनवर्ड्स, ठीक है, इंडिया ने भी काफी लिबरल पॉलिसी लिया
और उस पॉलिसी के कारण 1990 के बाद से जो इंडिया का इकोनॉमी धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो बढ़ते जा रहा है, जो दुनिया को देखने को मिल रहा है। और इस बार आपने खबर लिया होगा आप लोग कि G20 का पूरा मीटिंग इस बार भारत में हो रहा है, कोई पर्टिकुलर लोकेशंस में नहीं। कभी कोलकाता में हुआ तो कभी बैंगलोर में हो रहा है, तो कभी बॉम्बे में हो रहा है, तो कभी हिमाचल में हो रहा है। G20 मतलब ग्लोबल 20, टॉप 20 कंट्रीज इन द ग्लोबल सिनारियो, जिसका पूरा का पूरा मीटिंग भारत लीड कर रहा है करेंटली। तो ये बहुत ही प्राउड वाला बात है कि भारत लीड कर रहा है सर। तो पाकिस्तान का वही कॉन्सेप्ट है कि वो भारत से जलता है और दिन के दिन वो पीछे जा रहा है। अब क्वेश्चन यही है कि ये सब चीज के पीछे एक ही कारण है सर, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रॉपर इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी चीज है, चाहे वो कितना भी डेवलप नेशन हो, चाहे वो कितना भी अंडर डेवलप नेशन। अब आज का जो टॉपिक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बाकी बात कहता हूं सर। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे सर, इससे पहले जिस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, वो क्या था सर? वो था बिजनेस एंड मतलब कमर्शियल नॉलेज का इंट्रोडक्शन। इसमें आप लोगों को मैंने क्या क्या कवर किया? मैंने आपको ये बताया कि कमर्शियल नॉलेज क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि कमर्शियल नॉलेज एक सीए के लिए, एक सीएस के लिए क्यों जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, दोनों का जरूरी क्या है। फिर मैंने आपको बताया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना तरह का हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस यू कैन बिल्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एचयूएफ क्या है, एलएलपीज क्या है ना सर? हम लोग ये सब बात किए ना आपके साथ। तो कितना तरह का बिजनेस हम लोग बना सकते हैं उसके बारे में मैंने बात किया। उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल लेवल ऑफ बिजनेस, इंटू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, एलएलपी बिजनेस, कंपनी बिजनेस, सभी बिजनेस के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप पूरा चैप्टर को एक बार गो थ्रू करने के बाद अपना नॉलेज को टेस्ट करें। डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। आप उसको प्रैक्टिस करें, कोई डाउट रहे तो आप मुझे पूछे। इतना मैंने आपको बोला था सर। बहुत अच्छा है, आपने बोला, हम लोगों ने भी किया। और जो भी डाउट रहेगा हम पूछ लेंगे आपसे। वेरी गुड सर, मैं इतना उम्मीद कर ही सकता हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। नो सर, व्हाट अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट? सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट भी बिल्डअप करना पड़ता है। कौन करेगा एनवायरनमेंट बिल्डअप? हाँ सर, सर हम करेंगे, आप करेंगे, जो सरकार को हम चूज किए हैं वो करेगा, जो भी गवर्नमेंट में है, जो पॉलिटिकल पार्टी देश को लीड कर रहा है, स्टेट में, सेंट्रल में, वो करेगा। सर कैसे करेगा? सर वही तो है, उसके लिए पॉलिसीज है। इसके बाद एक चैप्टर आएगा, मैं तब आपको बताऊंगा कि बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, ये टॉपिक करेंगे सर। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉलिसी नहीं सर। पॉलिसी बहुत जरूरी है कि देश का सरकार क्या पॉलिसीज लेता है, इस पे डिपेंड करता है देश का भविष्य। बात समझे? लेकिन फिलहाल मैं आपको पॉलिसी के बारे में नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट मतलब बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं परिवेश। परिवेश मतलब क्या सर? आप जिस एरिया में रहते हो, आप जिस कंट्री में रहते हो, आप जिस स्टेट में रहते हो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वहां का लोगों का सोच, वहां के गवर्नमेंट का सोच, वो किस तरह से अपने सोशल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, वो किस तरह से अपना फैमिली स्ट्रक्चर को बनाते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ पूरा ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, यही चर्चा का विषय है सर। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मतलब आप कैसे एक सुंदर बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन के साथ एनवायरनमेंट का क्या रिश्ता है? अरे बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझे सर? बहुत बड़ा रिश्ता है। हाँ, सब रिश्ते नाते तोड़ना नहीं है, ये रिश्ते नाते जोड़ना है। किसके साथ जोड़े? ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एनवायरनमेंट का रिश्ता। अगर ऑर्गेनाइजेशंस बनाना है तो एनवायरनमेंट भी सही रखना है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, एक चीज याद रखे सर, सिर्फ पैसा लगाने से नहीं होता है। ओनली मनी इज नॉट इनफ। जो नॉर्मल लोगों के अंदर सोच है कि सिर्फ पैसा होने से ही सब कुछ हो जाएगा, अगर ऐसा होता तो तुर्की का ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन कैसे हो गया? अगर ऐसा होता तो फिर वेनेजुएला का कंडीशन खराब क्यों हो रहा है? उनके पास तो तेल का पैसा भर भर के है। जिम्बाब्वे के पास भी अच्छा खासा पैसा था, वो भी अपने आप को धीरे धीरे संभाल नहीं पा रहा है। मिशोर मतलब इजिप्ट,
वो भी बहुत पैसा वाला नेशन है, वो भी संभाल नहीं पा रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल जो आपके सामने। रशिया को देखो, पैसा कम है उसके पास, इतना बड़ा कंट्री, सिर्फ 14 करोड़ पॉपुलेशन, सिर्फ 14 करोड़ पॉपुलेशन के साथ रशिया, ओनली 14 करोड़ पॉपुलेशन के साथ एक इतना बड़ा देश, सोच भी सकते हो आप बौखला गया है, पागल हो रहा है सर। यूक्रेन के साथ क्या कर रहे हैं हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यूक्रेन के नाक के नीचे दम करके रखा है। हाँ, उसका भी कुछ कहना ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी चीज में अमेरिका का दादागिरी बहुत ज्यादा है, तो उनको बेसिकली अमेरिका का दादागिरी पसंद नहीं आ रहा है। ये देखो सर कितना बड़ा रशिया है, देखो आप समझ सकते हो। मैं आपको बस इतना कहना चाहता कि सिर्फ पैसा होने से नहीं होता है, एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। रशिया का साइज देख रहे हो सर आप लोग? हेलो, रुको फिर दिखाते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री रशिया ही है सर। इवन रशिया तो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, आई डोंट नो आप लोग इतिहास में पढ़े कि नहीं। रशिया पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था सर, सोवियत यूनियन, ठीक है। इतना बड़ा है रशिया, क्या बताऊं आपको, रशिया का साइज देखे ना डर जाओगे। ये पूरा रशिया है, इतना बड़ा देश। माना जाता है कि ऐसा 5 भारत इसके अंदर घुस जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि सर इतना बड़ा देश में पॉपुलेशन ओनली 14 करोड़, मतलब हमारे वेस्ट बंगाल में 9 करोड़ लोग रहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ इतना सा जगह में 22 करोड़ लोग रहते हैं, हमारे बिहार में 11 करोड़ लोग रहते हैं। अब क्या बताऊं आपको, अब क्या कंपैरिजन करें मैं रशिया के साथ, बट फिर भी बौखला गया है। इतना कुछ है, इतना बड़ा देश है, इतना पॉपुलेशन, इतना कम पॉपुलेशन है, फिर भी बौखला गया। मतलब क्या बताऊं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉपर एनवायरमेंटल इश्यूज सिर्फ पैसे से नहीं बनता है सर। अब आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा विद प्रॉपर एनालिसिस, आप देखते रहो। और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे रशिया का फाइनेंशियल कंडीशन काफी डेवलप है, पर फिर भी सिचुएशन इज नॉट गुड इनफ। ओके, अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, एनवायरमेंटल को एनालिसिस कैसे किया जाता है, पेस्टल एनालिसिस क्या है, स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर आपको इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को समझना है। हेलो, आप लोग बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? और एक्सटर्नल लेवल में हमें माइक्रो एंड मैक्रो, इन दोनों को समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड माइक्रो एनवायरनमेंट एज वेल एज मैक्रो एनवायरनमेंट। अगर हम लोग ये सारा का सारा पॉइंट को समझ जाते हैं, तो अब आप ये समझ लेना कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज मिल गया। बोलो सर, हम लोग सुन पा रहे हो, कनेक्टेड हो? यस सर। हाँ सर। अब आपको यहाँ पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना था सर। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझना पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेस क्यों बनाया जाता है, बहुत बेसिक बात। व्हाई वी शुड क्रिएट अ बिजनेस। A business is created to provide product or service to customers. बिजनेस इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग प्रोडक्ट बना सके, हम लोग सर्विस बना सके, और फिर उसे कस्टमर को सेल कर सके। सिंपल सा बिजनेस का रीजन है। अब आप जिस एरिया में हो वहां पर लोगों को क्या प्रोडक्ट चाहिए, लोगों को क्या सर्विस चाहिए, आप ढूंढो, समझो और बेचने के लिए रेडी हो। सर अगर लोगों को क्या चाहिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप कुछ न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च करो और लोगों को पसंद होने दो। जैसे आईफोन जो जिन्होंने बनाया, क्या नाम है उनका, कोई आइडिया? आईफोन आईफोन बनाने वाला इंसान का नाम क्या है सर? स्टीव जॉब्स, है ना? नाम सुने होंगे आप। स्टीव जॉब्स ने, अभी नहीं है सर, 2011 में उनका डेथ हो गया है। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत ही सुंदर सा बात कहा। उनका मानना ऐसा है कि कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से हम चीज नहीं बनाएंगे,
हम वो चीज बनाएंगे जो कस्टमर को पसंद आएगा। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट वाला बात है सर। जब आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं ना इंसान, तब ऐसा बात करते हैं। स्टीव जॉब्स का मानना है कि कस्टमर को क्या डिमांड है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम क्या सप्लाई कर सकते हैं जो कस्टमर पसंद करने में बाध्य हो जाए। सर ये भी बिजनेस है। तो वॉट एवर बिजनेस इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर, चाहे वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हो या आप डिमांड खुद क्रिएट करो। एंड इफ इट कैन conduct its operation effectively, its owners can earn reasonable return on their investment. चाहे वो आईफोन मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा कंपनी का भी नाम आप सोच सकते। इन एडिशन इट क्रिएट जॉब्स। अगर बिजनेस बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, सर्विस बनेगा, उसको बेचने के लिए बिजनेस बनेगा, तो जॉब क्रिएट करेगा अलग अलग लोगों के लिए। इट क्रिएट जॉब्स फॉर वेरिड पीपल हु वर्क इन फॉर द बिजनेस, जो बिजनेस के लिए काम करेगा। Thus, business can be very beneficial to the society in various ways. A business is an enterprise that provides product or service desired by the customer, along with the large, well-known business. जैसे कि मानो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, कोका कोला, एक गाना है कोका कोला बोल के, गाना भी है ना, कोका कोला तो जो भी हो, कोका कोला तो है या नहीं वो अलग बात, बट कोका कोला कंपनी, IBM, IBM मतलब कौन? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी बहुत फेमस एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी है, बड़े बड़े कंप्यूटर बनाता है सर। एक्चुअली पहले बड़ा कंप्यूटर IBM ही बनाता था, बड़ा बड़ा कंप्यूटर IBM खुद बनाता था। माइक्रोसॉफ्ट, ये जो आज हमारे घर घर में कंप्यूटर है, पहले माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर है बिल गेट्स, उन्होंने पहले इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पे ही काम करता था IBM में। बाद में उन्होंने IBM को बोला था कि क्या हम लोग स्मॉल कंप्यूटर बना के नॉर्मल लोगों के लिए बना सकते हैं कि नहीं। तब बोलो IBM को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला ठीक है हमको बस टेक्नोलॉजी दे दो, मतलब कॉपीराइट दो। तो बोला ठीक है कॉपीराइट लो, और माइक्रोसॉफ्ट ने कॉपीराइट लिया और बना के दिखाया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इसे IBM जैसे बिजनेस, रिसेंटली कल ही एक बहुत बड़ा खबर दिया है IBM ने बोला कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, हो सकता है कि और भी बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हो सकता है अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को डेवलप नहीं करता है। तो ये IBM ने कल ही बताया, ठीक है। ये देखो, IBM chief says it might be a good thing that robots will replace tons of white collar jobs. ऐसा रिसेंटली इसके बारे में बोला है, अब मैंने डिटेल्स में पढ़ा नहीं, बट ये सब बात हो रहा है सर, ये सब बात मार्केट में चल रहा है। अब ठीक है, मैं बस आपको इतना कहना चाहता कि चाहे कोका कोला का सिंपल सॉफ्ट ड्रिंक वाला बिजनेस हो या बड़ा बड़ा कंप्यूटर बनाने वाला बिजनेस हो, देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल बिजनेस दैट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो जॉब क्रिएट करता है एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और सर्विस दैट सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करता है। ये जरूरी चीज है। अब इसमें कुछ और बातें समझना पड़ेगा। ऑल नो द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग, दुनिया बदल रहा है, एंड इट ऑलवेज हैज एंड ऑलवेज विल, दुनिया हमेशा बदलता रहेगा और बदलता ही चलेगा, है ना सर। दुनिया थमने वाला नहीं है किसी के लिए, ना तो आपके लिए थमेगा ना तो मेरे लिए थमेगा। वर्ल्ड का जो साइंस है, आर्ट का जो साइंस है, अगर आप समझते हो, आपको पता है सर, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है, बट ये वर्ल्ड का जो साइंस है, वर्ल्ड का पीछे का जो साइंस है, ये बड़ा ही गजब का साइंस है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये दुनिया चलता जाएगा, बदलता जाएगा, ठीक है। मतलब जियोग्राफिकली, एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोफिजिक्स वाइज जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर आप कभी गूगल आर्ट को देखे हो, कभी देखे गूगल आर्ट? अरे हाँ सर, तो देखे हैं। वहां पर पूरा आर्ट को बहुत ही अच्छे से हम लोग मेजर कर पाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, ये जो वर्ल्ड है, पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उस पूरे यूनिवर्स में हमारा ये एक पृथ्वी है ना। जैसे बहुत सारे और भी गैलेक्सी में या यूनिवर्स में बहुत सारे और भी पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे।
लेकिन आपको पता है, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे अलग अलग यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये सब 3D में है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, हम लोगों का तो सोच बस इस आर्ट के अंदर ही आता है, इसके बाहर हम ना तो कुछ देख पाते हैं ना तो कुछ समझ पाते हैं। लेकिन जैसे आप लोग ब्लैक होल के बारे में कभी साइंस में पढ़े हो, देयर इज अ बिग ब्लैक होल। मतलब कहा जाता है कि हम लोग इस पूरा स्काई में, ये स्काई, ये रात का स्काई है, स्काई में हम लोग जितना सारा चीज अपने ओपन आई से देख सकते हैं, उसमें लाइट नजर आता है। लाइट मतलब जैसे अर्थ भी, अगर दूसरे प्लेनेट में जाके देखोगे ना तो अर्थ को भी आपको दिखेगा ब्लू ब्लू टाइप का दिखेगा, जैसे चांद से अर्थ दिखता है, ठीक है, मंगल से भी दिखता है। तो सिमिलरली जैसे हम लोग यहाँ बैठ के मंगल को देख सकते हैं, जुपिटर को देख सकते हैं, सैटर्न को देख सकते हैं, और भी चीजें देख सकते हैं जिसका नाम भी शायद नासा को भी नहीं पता। अब नासा ने रिसेंटली एक डिस्कवरी किया है कि ये जो दुनिया है इसके बारे में हम लोग कितना ही जानते हैं। मतलब नासा जैसे इतने बड़े साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, उसको भी दुनिया के बारे में कितना ही नॉलेज है। बोस आइंस्टाइन जैसे, सत्यनाथ बोस, आइंस्टाइन, जगदीश चंद्र बोस, आइजैक न्यूटन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, सीवी रमन, ये लोग भी बहुत सारे चीजों के बारे में पता नहीं कर पाए। रिसेंटली एक डिस्कवरी हुआ है, उसमें बोला जा रहा है कि दुनिया का जितना हिस्सा, मतलब दुनिया नहीं, यूनिवर्स का जितना हिस्सा हम लोग आंख से देखते हैं, हमें उसमें लाइट नजर आता है ना। कुछ लाइट हमारे आंखों के सामने टिक 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 करता है, कुछ लाइट चुपचाप स्टिल है। लेकिन आपको पता है, ये हम लोग जो देख पाते हैं, ये पूरा यूनिवर्स का हार्डली 10% है। जो हम लोग खुले आंख से, जैसे अभी आर्ट देख पा रहे हो आप लोग यूनिवर्स में, और भी स्टार देख रहे हो, जैसे ये सब बहुत सारे लाखों करोड़ों स्टार है शायद, है ना। डोंट नो, नासा को भी नहीं पता कितना स्टार्स है, लेकिन ये हार्डली 10% ऑफ द यूनिवर्स है। सर बाकी 90% में क्या है, किसी को पता है? सर बाकी 90% में नासा रिसेंटली उसको एग्री किया, लेकिन ये चीज भारत को बहुत पहले से पता है आपको। बाकी चीज में ब्लैक होल है सर, ब्लैक होल मतलब पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक। अब इसको अगर आप थोड़ा हमारे देश में जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट में माना जाता है ना, हम लोग क्या मानते हैं, शिवलिंग मानते हैं ना सर। तो शिव जी काला है ना, शिव जी का जो पत्थर होते हैं उसको ब्लैक मानते हैं ना। तो वो ब्लैक एनर्जी है जो पूरा यूनिवर्स को थमा के रखता है। अब हम लोग उसको इस तरह से मानते हैं, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि पूरा दुनिया का 90% ब्लैक होल है, और उस ब्लैक होल का बाकी 10% सिर्फ और सिर्फ लाइट है जो हमें दिखता है। तो उस ब्लैक होल में क्या है और उस ब्लैक होल का क्या साइंस है, उसके बारे में अभी भी साइंस पता नहीं कर पाया। ऐसे हम लोग पुराने स्क्रिप्चर से देखते हैं इंडिया में, भारत में, कि वो ब्लैक होल जो है वो शिव जी है, ये हम लोग ऐसे मानते हैं। ठीक है, अब ये मान्यता के पीछे भी वेद में बहुत सारे रीजन दे के रखा है, जिसको आज नासा रीड कर रहा है, स्टडी कर रहा है, जितना डॉक्यूमेंट्स उसको मिल रहा है। अब वट एवर, अब उस पॉइंट में ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि आर्ट का बात आया था, मुझे लगा कि आपको थोड़ा शेयर करना चाहिए तो मैंने बता दिया, है ना। मतलब कहने का मतलब है, यू ऑल नो दैट वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग, और ये जो वर्ल्ड का चेंजेस है ना, इसके बारे में कृष्ण भगवान गीता में भी बोल के गया है। महाभारत के लास्ट में जब अर्जुन जी को ज्ञान ज्ञान दे रहा था ना, अर्जुन को जब ज्ञान दे रहा था तब लास्ट में एक पॉइंट बोला कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन तो होता रहेगा सर, इसीलिए बोला इट ऑलवेज हैज एंड ऑलवेज विल, कोई इसको रोक नहीं सकता। अब सर इसके साथ बिजनेस का क्या कनेक्शन? मैंने आपको जियोग्राफी में लेके चला गया, मैं आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिस्टिक वेदांत वाला बात कर दिया, डजंट मैटर सर, वो तो बस ऐसे ही बोला। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कनेक्शन विद वर्ल्ड का चेंजिंग के साथ बिजनेस का क्या कनेक्शन? द बेसिक चैलेंज फॉर एनी कंपनी और बिजनेस इज सर्वाइवल। ये कनेक्शन है। दुनिया अपने जियोग्राफिकल रीजन में बदलेगा, दुनिया अपने एस्ट्रोनॉमिकल रीजन में बदलेगा, दुनिया अपने एस्ट्रोफिजिक्स के कारण में बदलेगा, दुनिया
स्पिरिचुअल रीजंस में भी बदलेगा। जब साइंस को कुछ नहीं पता चलता है तब हम उसे स्पिरिचुअलिस्टिक समझते हैं। स्पिरिचुअल मतलब क्या? स्पिरिट। स्पिरिट मतलब क्या? शक्ति, पावर। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में बोलते हैं ना आदि शक्ति, है ना? तो स्पिरिट, पावर। तो वट एवर, दुनिया का बदलने का बहुत सारा रीजन हो सकता है जो हम लोग नहीं समझ सकते, हमारे समझ से परे है। लेकिन दुनिया तो बदलेगा। अब इस बदलती दुनिया के साथ क्या बिजनेस अपने आप को सर्वाइवल करा पाएगा? इट्स अ बिग थिंग। एंड टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म में आपको सर्वाइव करना है तो कंपनी को कैपेबिलिटीज होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्या कैपेबिलिटीज क्या होना चाहिए? द एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। पॉइंट टू बी नोटेड सर। एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। अपने आप को और बड़ा करना है, और प्रॉस्परस करना है, और अपने आप को परिवर्तनशील रखना है। ढीठ नहीं बनना है। ढीठ समझते हो? अरे सर आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं? थोड़ा हाँ आवाज सर। दीजिएगा। ढीठ समझते हो? ढीठ, ढीठ बोलते हैं ना, बड़ा ढीठ है। ढीठ माने मतलब सर जिसको कुछ भी बोलता है लौंडा सुनेगा ही नहीं। मतलब वो अपना ही काम करेगा, वो बदलेगा नहीं किसी के लिए भी। उसको लगता है कि मैं जो हूँ वो ठीक हूँ, मेरे को किसी का नहीं सुनना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। हाँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। हाँ, मैं किसी के लिए हाँ नहीं बदलूंगा, मैं खुद के लिए भी नहीं बदलूंगा, मुझे बदलना ही नहीं है। अब देखो सर, ढीठ होना अच्छा चीज होता है, मतलब जिद्दी होना एक चीज होता है कि मैं कुछ काम मन में लिया, उसको मैं करके छोड़ूंगा, उसको बोलते हैं जिद। और ढीठ होना जो होता है ना, जो ढीठनेस होता है वो क्या है? ढीठ मतलब अपने आप को जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं करना, अपने आप को हमेशा नहीं, मैं मुझे जो पता है वही है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं सुनना है, मतलब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लेना ही नहीं है। जो बंदा ऐसे होते हैं ना, किसी को कोई दूसरा या तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं होता है, सुनना चाहते भी नहीं है वो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटेलिटी वाले लोग हैं, इनको दिक्कत हो जाते हैं। क्यों जानते हो? बिकॉज इनके अंदर ना एबिलिटी टू चेंज नहीं है। मतलब कृष्ण भगवान का वही सार जो समझ नहीं पाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। और आप बोलोगे कि हमको समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं करना है। अच्छा, परिवर्तन का उल्टा मतलब नहीं निकलना चाहिए। परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो चेंजिंग सिस्टम है, सोसाइटी जैसे जैसे समय के साथ साथ बदलता है, समाज बदलते हैं, नॉलेज में और प्रॉस्पेरिटी आते हैं, आपको भी अप टू डेट होना चाहिए ना। आपको भी अप टू डेट होना चाहिए ना। तो अगर आप बोलेंगे जैसे पुराना पेट्रोल डीजल कार अभी चल रहा है, एम्बेसडर कार खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया एम्बेसडर कार? क्योंकि एम्बेसडर कार जरूरत से ज्यादा बड़ा है, कॉस्टिंग ज्यादा पड़ जाता है, पुराना टेक्नोलॉजी है, एसी ठीक से काम नहीं करता था गाड़ी के अंदर, उसकी जगह छोटा छोटा गाड़ी आ गया। आम आदमी सस्ते में खरीद सकता है, मारुति सुजुकी का, टाटा का, फॉरेन कंपनी में होंडा हुंडई का, कंपेरेटिवली लो कॉस्ट में गुड फैसिलिटीज वाला कार बाकी कंपनीज को मिल रहा है। लेकिन एम्बेसडर इतना पुराना कंपनी होने के बावजूद भी अपना ढीठनेस के कारण, अपने लैक ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक के कारण, लैक ऑफ इच्छा, लैक ऑफ इनोवेशन, सबसे बड़ा चीज हमें सीखना नहीं है। क्या होगा अगर आप बदलेंगे नहीं ना? तो समय या तो आपको बोलेगा कि भाई अगर आप बदलोगे नहीं तो आप जाओ, अगर आप बदल सकते हो तो रहो। ये बिजनेस का सार है सर। बस वही बार बार बोलूंगा, कृष्ण भगवान का महाभारत में, गीता में जो अर्जुन को जो ज्ञान वो दे रहा है, ठीक है? अब आगे देखो सर, एबिलिटी टू चेंज। अब इसमें और एक चीज इंटरेस्टिंग आ रहा है सर। अब हर बात को स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर से जोड़ेंगे तो शायद आपको लगेगा कहाँ धर्म वाला बात कर रहे हैं सर। हाँ, रिलीजियस बातें नहीं सर, रिलीजियस बातें नहीं है, साइंटिफिक बातें। कोई रिलीजियस बातें हमको करने का दम भी नहीं है, मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ सर। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स डार्विन का एक पॉइंट है जिसको डार्विनिज्म कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ये बड़ा फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे वेस्टर्न कंट्रीज में। इसके बारे में आप लोग भी बचपन में फिजिक बायोलॉजी में पढ़े होंगे सर। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा बात कहा, उस बात को समझना चाहिए सर। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट
of the species that survive. Not the most intelligent, but the one most responsive to change. समझे बात को? हेलो, आपको बात समझ में आ रहा है? यस सर। जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, मैं नहीं समझा सर ये वाला। मैं समझाता हूँ। जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो सबसे बुद्धिमान है वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। सरवाइव वो कर पाएगा जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तन कर पाएगा, जिसे कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व लड़ाई। बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं अस्तित्व लड़ाई। लड़ाई मतलब स्ट्रगल, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। अस्तित्व समझते हो ना? अपने आप को टिकाने का लड़ाई, एक बिजनेसमैन का टिकने का लड़ाई, एक इंसान का जिंदगी का लड़ाई। जो भी सोचना चाहते हो सोच लो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। अब इसका आपको कुछ प्रमाण देते हैं डार्विन के हिसाब से। चार्ल्स डार्विन के हिसाब से ही कुछ प्रमाण देते हैं आप। अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा टिक जाता तो डायनासोर को टिक जाना चाहिए था। हेलो, हाँ सर। आज तक जितना भी प्रमाण मिला है तो फिर डायनासोर टिकना चाहिए था कि नहीं टिकना चाहिए था? क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। आइस तो बहुत बड़ा था। जिस टाइम आइस से जाया था उस टाइम में टिक नहीं पाते, रिसोर्सेस नहीं होते। सर वही तो मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट तो था, लेकिन आपको पता है डायनासोर के जमाने का दूसरा प्राणी अभी भी है, जैसे कि हाँ बोलो सर। मुर्गी। मुर्गी, दूसरा आपका ये आपका वो क्या बोलते हैं उसको, अरे सही जो हो गया सर। कौवा, काक भी, क्रो भी बहुत पुराना है। ठीक है, फिर आपका और भी बहुत सारे हैं जिसको क्या बोलते हैं लोग। अरे कछुआ, कछुआ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टर्टल टर्टल। टर्टल, बहुत पुराना है। सुअर, सुअर मतलब पिग, बहुत पुराना है। मतलब डायनासोर के जमाने का ही है। मतलब वैसे अगर आप लिस्ट डाउन करना चालू करोगे, इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको कैसे समझ में आएगा कि पुराने जमाने में कौन सा प्राणी था। अगर आज से फॉर एग्जांपल 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है, 10,000 ईयर्स एगो अगर डायनासोर हुआ करता था, जैसे कि अभी तक साइंटिस्ट ने जो बोला है, तो आप 5,000 ईयर्स एगो, एटलीस्ट 5,000 ईयर्स और 10,000 ईयर्स एगो का पुराना स्क्रिप्चर्स देख लो, भारत में मिलेगा। क्योंकि बाकी कंट्रीज का पुराना स्क्रिप्चर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा बहुत मिसौर में मिल सकता है, मतलब इजिप्टियन एरिया में। भारत में आपको मिलेगा। अगर आप पुराना स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो उसमें आपको प्राणी के बारे में बोला है, मतलब एनिमल्स के बारे में भी वहां पर मेंशन किया हुआ है। तो वहां पर से आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे क्या क्या एनिमल था। अगर कम से कम 5,000 साल 6,000 साल पुराने क्या था, इससे भी आपको पता लगता है। इससे भी आपको पता लगेगा कि एटलीस्ट डायनासोर जमाने से क्या क्या था। मतलब मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ करेंटली कि डायनासोर जैसे इतने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेसी वो टिक नहीं पाए, रीजन कुछ भी हो। वैसा सिचुएशन जैसे देखो आजकल वायरस आ रहा है। हेलो, आजकल जो वायरस आया है, ये वायरस क्या कर रहा है? ह्यूमन पे अटैक कर रहा है, जंगल के प्राणियों को अटैक नहीं कर रहा है। अब जो भी हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझता है, बड़ा स्मार्ट समझता है। लेकिन अब देखना वही है, क्या ह्यूमन टिक पाएगा? सवाल है, इट्स बिग क्वेश्चन। क्या ह्यूमन टिक पाएगा? अब टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा ये तो समय बताएगा। ना तो मुझे पता, ना आप लोगों को पता। बट वट एवर, बट चार्ल्स डार्विन का ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बुद्धिमान भी नहीं टिक पाएगा, ताकतवर भी नहीं टिक पाएगा। टिकेगा वही जो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से मेंटेन कर पाए।
अब ये जो एनिमल से, एनिमल किंगडम से आपको जो मैंने एग्जांपल क्रिएट किया, मैंने नहीं, डार्विन सर का, अब उसी हिसाब से बिजनेस के बारे में भी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। आपको पता है डेली या एवरी ईयर दुनिया भर में, पूरा वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, 210 कंट्री मिला के, वर्ल्ड में 210 कंट्री है सर, डेली तो पूरा वर्ल्ड भर में करीब करीब 50 लाख न्यू बिजनेस आता है, 50 लाख, और भी ज्यादा, कितना हो रहा है सर? 5 करोड़, 50 लाख नहीं, डेली 5 करोड़ बिजनेस डेली जन्म लेता है। ये देखा गया है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब रजिस्ट्री होता है ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो अलग अलग कंट्री का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखने से ये डेटा मिल जाता है। डेली ईच एंड एवरी कंट्री में 5 करोड़, पूरा देश मिला के, वर्ल्ड मिला के, 210 कंट्री मिला के 5 करोड़ बिजनेस डेली आता है। इसका अगर हिसाब लगाया जाए तो डेली 1,37,000। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, डेली 1,30,000 बिजनेस बंद भी हो जाता है। तो टिका कितना? 7,000 पर डे। बाकी 1,30,000 गायब, टिक नहीं पाया। ये वर्ल्ड फैक्ट्स है, ये वर्ल्ड फैक्ट्स है सर। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा लंबा समय तक चलता है, जैसे कि टाटा, जिनको एस्टैब्लिश करवाया था दौरव जी टाटा ने, सपना देखा था जमशेदजी टाटा ने 1907, जो अभी भी चल रहा है। 1907 से टाटा का जर्नी चालू हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी के कहने पे टाटा ने ये इंडस्ट्री का डिसीजन लिया था इंडिया में। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैव सर्वाइव फॉर मोर देन अ सेंचुरी ऑन एन एवरेज, हाउएवर, मतलब बहुत कम है ऐसा। आईटीसी 100 इयर्स के ऊपर हो गया। कुछ पुराने ही, कोलकाता में मैं देखा हूँ कुछ पुराने मिठाई का शॉप है जो मोर देन 100 इयर्स चल रहा है। द लाइफ स्पैन ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर कंट्री इज अबाउट 50 इयर्स। देखा गया है इंडिया जैसे कंट्री में एक बिजनेस का एवरेज लाइफ स्पैन जो टिक गया 50 साल, बहुत वेरी फ्यू केसेस देखने को मिलता है जहां 100 साल से ज्यादा बिजनेस चलता है। So over the years, surviving organizations change their structure as well as the compositions of their activities. As they do, so they either threaten to create opportunities for others, whole new industries appear as the new technologies are developed, मतलब new technology आ रहा है, पुराने वाले अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है, जैसे कि हिंदुस्तान मोटर का एग्जांपल आपको दिया एम्बेसडर का। तो क्रिएटिंग नीचेस फॉर द न्यू एक्टिविटीज ऑफ बोथ न्यू एंड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब सबके लिए एक 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 एरिया बनाया जाता है, इसमें पुराना भी रहे, ओल्ड भी रहे, लेकिन कुछ डिसअपियर हो जाते हैं। तो ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन यूनिक एनवायरनमेंट। द क्वेश्चन इज दैट हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में पलते हैं, बड़े होते हैं। इसीलिए एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड आल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। एनवायरनमेंट बिजनेस से इन्फ्लुएंस होते हैं और बिजनेस भी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। No business can function free of interacting and influencing forces that are outside its periphery. In the emerging economy, the facets of business are rapidly changing as compared to earlier years. मतलब आज के डेट में इमर्जिंग इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, दिन में दिन इंडिया दुनिया के सामने बढ़ रहा है। चाइना इमर्जिंग इकोनॉमी, और भी कंट्रीज है, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, और भी कंट्रीज हैं जो इमर्जिंग है, डेवलप अभी हुआ नहीं है, होगा। ब्राजील, the development in technology and faster communications have led to development of newer kinds of business. The concept of business such an online shopping were non-existent. पहले ऐसा नहीं होता था, बट समय के साथ साथ ऑनलाइन सिस्टम आया, business are conducted through internet and have led to virtual shrinking of physical boundaries between nations. जैसे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, आजकल यूपीआई पेमेंट के बारे में तो आप लोग जानते हो। हेलो, अरे
हाँ सर। अब पेटीएम ने यूपीआई के ऊपर बहुत दिन से काम किया, अभी भी कर रहा है, लेकिन सर पेटीएम अब रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लाया, यूपीआई लाइट। अब आप बोलेंगे सर यूपीआई लाइट से क्या होगा? सर यूपीआई लाइट ऐसा एक कॉन्सेप्ट में बना है जिसमें अगर बैंक में अगर कोई फेलियरिटी चल रहा है, नॉर्मली क्या होता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर बैंक का प्रॉब्लम है तो फेलियर हो जाता है। देखना कभी कभी दिखाता है कि देयर इज अ सर्वर प्रॉब्लम फ्रॉम योर बैंक, है ना, इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट यूपीआई लाइट क्या करेगा, अगर बैंकिंग सर्वर में कुछ प्रॉब्लम भी रहे ना, तो भी पेटीएम क्या करेगा, यूपीआई लाइट के थ्रू से पेमेंट को सक्सेसफुल करने का काम करेगा। और कुछ मैक्सिमम 2000 अप टू 200 ऐसा कुछ बोला है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन 200 का और मैक्सिमम 2000 कैन बी एडेड ट्वाइस इन अ डे टू यूपीआई लाइट, मेकिंग द क्यूमुलेटिव डेली यूजेज अप टू 4000। मतलब डेली छोटा मोटा अमाउंट का ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम यू लाइट को लाया है, ताकि अगर बैंक फेलियर रहे, बैंक सर्वर में प्रॉब्लम हो, ट्रांजैक्शन फेलियर ना हो, छोटा मोटा ट्रांजैक्शन में बेसिकली लाया है। अब चाहो तो इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हो कि व्हाट इज पेटीएम यूपीआई लाइट। ठीक है, अब ये सब क्या है सर, सम मतलब देखो, नॉर्मली बैंक से ही पैसा काटता है यूपीआई के थ्रू से, पेटीएम तो बस एक जरिया है, कनेक्टिविटी एरिया। अब ऐसे बहुत बार देखा जाता है कि बैंक फेलियर है, बैंक का सर्वर में प्रॉब्लम है, तो पेटीएम ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन इज दैट पेटीएम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं, ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करवाते हैं, तो ये उनके बिजनेस के लिए भी, उनके कस्टमर रिटेंशन में भी उनको हेल्प करेगा। ये सर नो, मतलब जिनको एटलीस्ट एक दुकान में अगर रेस्टोरेंट में खाना खाए, टिफिन खाए, तो कम से कम पेटीएम के थ्रू से पेमेंट तो क्लियर हो सकता है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई बैंक फेलियर है तो पेमेंट नहीं होगा। मतलब ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज करना, समय के साथ साथ प्रॉब्लम को देखना और उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना। हेलो, आप समझ रहे हैं ना सर, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना, रियल लाइफ प्रॉब्लम को देख के उससे कुछ सीखना पड़ता है, और उसको सीख के फिर वहां उसके ऊपर बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ता है। दैट इज हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट वर्क्स। अब और भी चीजें हैं, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन पार्ट है, जैसे पेटीएम किसको देख के डिसीजन लिया, जैसे बिजनेस का नाम मैंने अभी पेटीएम चूज किया, अब पेटीएम है बिजनेस, अब पेटीएम किनके बारे में सोच रहा है, कस्टमर के बारे में सोच रहा है, कॉम्पिटिटर के बारे में सोच रहा है। पेटीएम का कौन कॉम्पिटिटर है, फोन पे, जी पे, है ना सर। पर आजकल तो बैंकिंग सिस्टम में भी यूपीआई, बहुत सारा कंपनी, भारत पे वो भी आया है बहुत ज्यादा, भारत पे सिर्फ पेमेंट के लिए आया है, तो जी पे, यूपीआई, भारत पे, भीम, सभी कोई पेटीएम के कॉम्पिटिटर है। तो पेटीएम जो कोई भी डिसीजन लेगा, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी सोचना है, सप्लायर के बारे में सोचना है कि जिनसे वो टेक्नोलॉजी सप्लाई लेते हैं, सरकार का नियम को भी देखना पड़ेगा। आपको पता है रिसेंटली ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ था, पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस मिला, ठीक है, मिल अभी भी है उनके पास, पेटीएम पेमेंट बैंक लाइसेंस जो आरबीआई ने उनको दिया था, लेकिन उस एज पर द लाइसेंस पेटीएम को जो करना था, पेटीएम ने वैसा नहीं किया, जो भी उनको लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करना था नहीं किया। तो आपको पता है आरबीआई ने क्या लिया था डिसीजन, पेटीएम का बैंकिंग बिजनेस पे रोक लगा दिया था कि अगला कुछ महीने के लिए पेटीएम कोई एफडी नहीं ले सकता है, पेटीएम कोई सेविंग्स अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। और उसका इफेक्ट शेयर मार्केट में गिरा था, पेटीएम के शेयर पे गिरा था। पेटीएम का शेयर अभी थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है कुछ दिनों से, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पेटीएम के शेयर में जब आरबीआई ने ऐसे डिसीजन लिया था, आज से मानो 4-5 मंथ्स बैक, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर, देख रहे हैं 700 से स्टॉक का दाम कहाँ आके गिरा था, 465 से। क्यों हुआ था, वही आरबीआई लाइसेंस वगैरह को लेके प्रॉब्लम। तो आपको बिजनेस करना तो है, पर एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना है, सरकारी पॉलिसीज के अंदर रह के करना है। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद आरबीआई ने बोला कि पेटीएम का जो प्रॉब्लम था वो शॉर्ट आउट हो चुका है, और जैसे ही खबर मार्केट को मिला शॉर्ट आउट हो चुका है, देखो मार्केट धीरे 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 फिर से 700 रेंज में चला गया। अब देख रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट का इफेक्ट इन स्टॉक मार्केट। हेलो,
समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। जैसे सप्लायर का एक इफेक्ट बताते हैं आप। टाटा मोटर्स के बारे में जानते हो? तो कौन नहीं जानता? यही टाटा बोलोगे के ना बारे में सर? कौन नहीं जानता सर? कौन नहीं? अब आपको मैं टाटा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। चलो थोड़ा टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये शेयर मार्केट क्लास नहीं है, आप लोग मतलब डेली शेयर मार्केट का क्लास मेरा चालू होता है 9:30 बजे से, 9:30 से 11:30 तक चलता है। तो उसमें मैं एनालिसिस देता हूँ, वो अलग चीज। ठीक है, जैसे अभी आज ही था। लेकिन अभी मैं आपको शेयर मार्केट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इकोनॉमिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट का इफेक्ट को बताना चाहता हूँ। मेरे को अभी शेयर मार्केट सिखाने का कोई इच्छा नहीं है, वो सुबह सुबह रोज होता है, मंगल से शुक्र में डेली करता हूँ, वो अलग चीज। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ कि टाटा का शेयर प्राइस, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। टाटा के शेयर प्राइस में आप चेंजेस देखें, इधर देखें सर। ये 2020 में जो टाटा का शेयर दाम गिर गया था ना, इस टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट ने शेयर खरीदा, मैंने भी खरीदा 100 रुपीज में। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाटा फिर से अपना जगह बनाया। लेकिन क्वेश्चन इज नॉट हियर, क्वेश्चन इज 2022 के बाद टाटा के शेयर में जो आपको फ्लक्चुएशन नजर आता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक सेकेंड। ये जो शेयर का दाम बीच में 500 में चला गया था, यहां पर देखिए 490 है ना सर। फिर उसके बाद शेयर का दाम गिर के यहां पर आ गया था, 412 में आ गया था। 500 क्रॉस करके फिर 412 में क्यों? ऐसा क्या हो गया कि शेयर का दाम इतना जल्दी गिर गया था? यहाँ पर भी एक छोटा सा आपको ब्रेक नजर आएगा। अब ये जो टाटा के शेयर में मेनली जो कारण बना था उस टाइम पे, अभी भी वो कारण बना हुआ है। टाटा मोटर्स का तो बड़ा कंपनी है सर, एक का नाम है लैंड रोवर, एक का नाम है जैगुआर। पता है आपको? लैंड रोवर, रेंज रोवर, जैगुआर। हेलो, ये यूके का कंपनी है, इसको टाटा ने खरीद के लग्जरी रखा कार था। बनाती है सर जी। हाँ बोलो, लग्जरी कार, यस। आप लोगों को तो पता है सर, एक लग्जरी कार लग्जरी बनता है टेक्नोलॉजी से, है ना? एक लग्जरी कार लग्जरी बनता है टेक्नोलॉजी से ना। क्या आपको? टेक्नोलॉजी सर जी, कंफर्ट, लुक्स, बहुत कुछ मैटर यस, करता है। बहुत कुछ मैटर करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत वाइटल है। लुक्स कंफर्ट तो दे सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है लुक्स कंफर्ट में। टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा लगता है। फीचर्स, फीचर्स का बात करते हैं ना गाड़ी खरीदने के टाइम पे। हाँ सर। फीचर्स, फीचर्स कहाँ से आता है? टेक्नोलॉजी से आता है ना। थोड़ा बहुत लुकिंग्स वगैरह दिया जा सकता है, कंफर्ट भी दिया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी, आपको एक चीज बताते हैं इसके लिए। ये जो गाड़ी में जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, इसका एक नाम, इसका नाम है, एक सेकेंड में थोड़ा सा नाम बोल रहा हूँ, वो बेसिकली अगर आप लोगों को याद है क्या, मतलब अरे, ताइवान में बनता है सर वो चीज ज्यादा। जर्मन के पास भी टेक्नोलॉजी हाई है, और ताइवान में बनता है सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी। मैं बताता हूँ। सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर क्या है? ये देखिए सर, सेमी कंडक्टर बेसिकली एक मदरबोर्ड कॉन्सेप्ट में बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है। अब ये सेमी कंडक्टर गाड़ी के अंदर जब रहता है ना, ये देखिए, ये बेसिकली एक मदरबोर्ड कॉन्सेप्ट में हर गाड़ी में होता है जो लग्जरी कार होता है। और वही सेमी कंडक्टर गाड़ी के अंदर सारी फीचर्स को मेंटेन करता है। अब ताइवान में इस सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज का सप्लाई होता है, ये सप्लाई ताइवान करता है भारत। अब ताइवान से ये सप्लाई बंद हो गया, टाटा को भी नहीं मिल रहा था, दूसरे कंपनीज को भी नहीं मिल रहा था। और टाटा का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एरिया है लैंड रोवर जगुआर जैसे बिजनेस, उसमें उसका इफेक्ट पड़ा। अब बताओ कि अगर सप्लाई में इफेक्ट पड़ेगा तो उसका इफेक्ट बिजनेस को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और शेयर में भी उसका दाम में इफेक्ट पड़ा है। हेलो, बात समझ में आ रहा है सर? सर कहाँ का इफेक्ट कहाँ जोड़ रहे हो सर? मैं नहीं जोड़ रहा, मैं तो आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ रहा हूँ। ये जो भी किताबी पढ़ाई है, ये किताबी पढ़ाई नहीं है।
ये रियल लाइफ है। जो समझ गया जिंदगी बदल दी, जो नहीं समझा वो रटते रहेगा। जो समझ गया सर उसका जिंदगी बदल गया, जो भी बंदा किया। और जो नहीं समझा वो सिर्फ लिखा जुखा को मुखोश तो रटता रहेगा। रटना है समझ के। गवर्नमेंट लॉ का कॉन्सेप्ट, सप्लायर का कॉन्सेप्ट, कस्टमर तो है ही, वही तो सब कुछ है। हाँ, हमारे भारत में कस्टमर को क्या कहा जाता है जानते हो? बंगाली में एक बड़ा बड़ा सुंदर सा एक कविता है, कविता नहीं क्या बोलेंगे, श्लोक। हिंदी में भी होगा इसका, पर मुझे इसका बंगाली वर्जन पता है। तो जब कस्टमर को क्या बोलते हैं बंगाली में, प्योर बंगाली में बोलते हैं क्रेता। क्रेता समझते हो? क्रेता मतलब जो खरीदने आया है, ठीक है, जो खरीदने आया है उसे बोलते हैं क्रेता। मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, ऐसे बोलते हैं क्रेता। बंगाली में ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्रेता। अब कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं? क्रेता अमर देवता, দোকান আমার মন্দির। बात समझे सर? ক্রেতা আমার দেবতা, দোকান আমার মন্দির। ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করাই হলো আমার পুজো। पूजा मतलब प्रार्थना या पूजा। पूजा समझते हो ना आप? तो क्रेता कौन हो गया? क्रेता को बोलते हैं हम लोग भगवान। जैसे क्रेता दुकान में आया मतलब भगवान आया है। और जो दुकान है, जो शॉप है, इट्स लाइक अ टेम्पल। अगर मेरा कस्टमर, क्रेता मतलब मेरा कस्टमर, अगर ये सेटिस्फाइड है तो मेरा पूजा संपन्न हुआ, मेरा प्रार्थना संपन्न हुआ। मतलब किस किस को कहां कहां से जोड़ा जाता है, सोचो जरा। कस्टमर सब कुछ है। कस्टमर को हैप्पी करना बिजनेसमैन का कर्तव्य होता है, पूजा होता है। उनके लिए ही सारा का सारा खेल। सर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कहां कहां से जोड़ रहे हो? सर मैं नहीं जोड़ रहा, मैं तो आपको, अनपढ़ गंवार लोग भी समझते हैं। ये जो श्लोक मैं आपको बोला, ये तो पढ़ा लिखा लोग भी, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, उनके घर पे भी, जो ट्रेडिशनल बंदे हैं ना, उनके घर पे अभी भी, उनके दुकान में ये श्लोक में देखा। ये सब किताब में नहीं मिलेगा। मैं ट्रेडिशनल लोगों की दुकान में गया तो मुझे ये श्लोक देखने को मिला और मैं उसको पढ़ा और मेरे दिल को छू। कस्टमर इज लाइक अ गॉड, shop is like a temple. If my customer is satisfied, that means I completed my puja, I completed my rituals, basically serving to the god. ये होता है सोच। कस्टमर को लूटने वाला लोग क्या होता है ना लूटना अलग चीज होता है। कभी सोचा है कभी इस तरह से? नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, सोच रहा हूँ। The environment includes factors outside the farm which can lead to opportunities or threats to the farm. Although there are many factors, the most important of the factors are socio-economic, technological, supplier, competitor, government. ये सब important concept है जो पूरा environment को maintain करता है। अब मैं आपको कुछ vital बातें और बता। तो ये है business environment, जिसमें supplier है, customer है, competitor है, creditor है। creditor मतलब सर, इसको लेके भी बोलते हैं एक बार, बैंक। बैंक मतलब बैंक भी हो सकता है, कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है, जिसके बिना बिजनेस कैसे चलेगा। अदानी के बारे में खबर तो सुना होगा आप लोगों ने। हेलो, अरे सारा दिन हाँ खबर सर चल रहा सुने। है। अदानी रिसेंटली रिपे किया सर, अपना लोन रिपे किया। अदानी रिपेज 1,500 करोड़ टू एसबीआई म्यूचुअल फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ। इनसे पैसा लिया था, पैसा रिपे कर दिया, लोन लिया था। Adani Ports and Special Economic Zone has repaid 1,500 crore loan and will repay another 1,000 crore in commercial paper due in March. The Adani Group Firm paid 1,000 crore to SBI Mutual Fund and rupees 500 crore to Aditya Birla Sun Life Mutual Fund on commercial paper that matured on Monday as scheduled. इतना सारा पैसा रिपे किया। आप लोग जब आगे आगे फाइनेंस पढ़ोगे तब आपको ये सब भी पढ़ा जाएगा, कमर्शियल पेपर क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज कैसे काम करते हैं। ऐसे तो मैं शेयर मार्केट का जो क्लास चलता है मेरा, उसमें मैं म्यूचुअल फंड के अलग से क्लास कराता हूँ, ठीक है, अलग से उसका पूरा डिस्कशन चलता है। बट वो छोड़ो, अभी कमर्शियल पेपर की तरफ से कैसे लोन होता है, ठीक है, ये सब आगे आगे आप लोगों को जानना पड़ेगा सर। तो मैं अभी फिलहाल इतना कहना चाहता हूँ
कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो भारत का आज के डेट में सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपिंग कंपनी है, एंड एसीजेड डेवलपिंग कंपनी है। एसीजेड मतलब जहां से देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनको इतना पैसा खर्चा करके बिजनेस को चलाने के लिए पैसा भी बहुत चाहिए। तो उनको पैसा चाहिए तो वो लोन लेता है। किससे लेता है? जो भी उनको लोन लेते हैं वो क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर बन जाते हैं। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई भी हो सकता है। रिसेंटली आप देखा ना, 1,500 करोड़, 1,000 करोड़ अदानी इसको दिया, 1,000 करोड़ दिया आपका कमर्शियल पेपर का, 1,000 करोड़ दिया एसबीआई म्यूचुअल फंड का, 500 करोड़ दिया आदित्य बिरला लाइफ म्यूचुअल फंड। तो ये कौन है? क्रेडिटर। क्योंकि अदानी को लेके बहुत सवाल कर रहा था कि अदानी के पास इतना पैसा नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बताया कि अदानी के पास पैसा इतना नहीं है जितना वो दिखाना चाह रहा है। तो अदानी बोला ठीक है भाई, चलो हम टाइम से पहले ही पे कर देते हैं। पे कर रहा है। तो बिना क्रेडिटर का एनवायरनमेंट कैसे चलेगा? बात समझ में आ रहा है ना? अब बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है सर। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या कैरेक्टर है सर? इट्स कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल फोन मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर बुक्स एब्सोल्यूट। मोबाइल फोन में जब से म्यूजिक सिस्टम आया, कंप्यूटर्स, बुक्स, ये सब ऑब्सोलेट हो गया ना। क्योंकि मोबाइल फोन मेकिंग म्यूजिक सिस्टम के कारण लोग अभी कंप्यूटर में गाना नहीं सुनता है ना? कंप्यूटर में गाना नहीं सुनता है। बुक्स ऑब्सोलेट हो गया है क्योंकि मोबाइल में ही सारा डेटा मिल जाता है। तो कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट। एक टाइम था सब आईपॉड आया था, आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं? आईपॉड, आईपॉड में लोग सिर्फ गाना सुनता था। फिर वीडियो आईपॉड आया, मतलब MP4 वाला। फिर उसका भी खत्म। पहले तो हम लोग जब छोटे थे तो वॉकमैन हुआ करता था। आप लोग वॉकमैन के बारे में सुने हो कभी? छोटा सा होता था, उसमें कैसेट डाल के गाना सुनने को मिलता था। सोनी का वॉकमैन क्या महंगा आता था सर, बहुत महंगा आता था। मतलब उस टाइम पे काफी महंगा लगता था। लेकिन समय के साथ साथ वॉकमैन भी चला गया, आईपॉड चला गया, मोबाइल फोन आ गया, कितना सारा चीज गायब हो गया। हाँ, तो वही बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। नया कुछ आता है तो पुराना को जाना पड़ता है। कोल्ड वॉर एमंग कंट्रीज और चेंजिंग इंटरनेशनल टैक्स लॉज। कंट्री के बीच में कोल्ड वॉर है, जैसे कि इंडिया के साथ चाइना का कोल्ड वॉर। कभी कभी कोल्ड हॉट में भी बदल जाते हैं। चाइना के साथ यूएसए का कोल्ड वॉर है, भयंकर मन में लड़ाई है। रशिया के साथ यूएसए का भयंकर लड़ाई है। तो चाइना रशिया यूएसए वॉर दूसरे कंट्रीज को भी इफेक्ट करता है। जैसे इंडिया बहुत चिंता में पड़ जाता है क्योंकि करेंटली इंडिया के साथ यूएसए का रिलेशन भी अच्छा है, और रशिया ऑलवेज भारत को साथ दिया है। रशिया ऑलवेज इंडिया का साथ दिया है सर। जब जब भारत को जरूरत पड़ा तब तब रशिया सामने आया, जब अमेरिका नहीं हुआ करता था साथ देने के लिए। तो भारत दुविधा में पड़ जाता है। जैसे रिसेंटली जो तेल को लेके प्रॉब्लम हुआ है, मतलब भारत ने रिसेंटली रशिया के साथ एक ऑयल डील किया है। अब यूएसए कहता है कि तुम क्यों ऑयल डील करोगे, तुम उनके साथ ऑयल डील मत करो। ये यूएसए भारत को बोल रहा है क्योंकि यूएसए के साथ रशिया का प्रॉब्लम है, इनके बीच प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इंडिया को फेस करना पड़ता है। क्योंकि अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया नहीं चाहता कि इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन खराब हो। इंडिया ये भी नहीं चाहता कि इंडिया के साथ यूएस का रिलेशन खराब हो। हम तो किसी के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। हम तो पाकिस्तान को भी बोलते हैं सुधर जाओ, अच्छा लगेगा। कल जावेद अख्तर साहब गया था पाकिस्तान, आपको पता है? जावेद अख्तर फेमस लिरिसिस्ट एंड वो जो गाना लिखता है सर, बहुत ही फेमस है। आप लोग नाम जरूर सुने होंगे जावेद अख्तर से। जावेद अख्तर से कल लाहौर या इस्लामाबाद कहीं पर गया था एक साहित्यिक सम्मेलन में, लिटरेरी इवेंट के ऊपर बेस कर। तो वहां पर एक पाकिस्तानी सांबादिक
मतलब पाकिस्तानी रिपोर्टर उनको पूछ रहा है, रिपोर्टर नहीं, इंटरव्यू जो ले रहा है एंकर पूछ रहे हैं कि आप भारत आए हैं, सॉरी आप पाकिस्तान आए हैं। जावेद अख्तर सर को बोल रहे हैं भारत लौट के क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान में हम लोग अपने अतिथि को बहुत ही प्यार से आबदार करते हैं, या फिर आप ये बोलेंगे कि हम बोमा गिराते हैं। तब जावेद अख्तर सर ने जवाब दिया, मुझे मतलब दुनिया को बहुत भाया, भारत को भी। जावेद अख्तर सर ने जवाब दिया कि हम लोग अभी भी 26/11 का मुंबई अटैक नहीं भूले हैं। मुंबई क्यों, पूरा भारत अभी नहीं भूला है 26/11 में क्या हुआ था। 26/11 में जो लोग अटैक किया था, पूरा बॉम्बे को तहस नहस कर दिया था, इंसान को दिन दहाड़े गोली बोमा, उसका जो कातिल है वो अभी भी पाकिस्तान में घूम रहा है। पाकिस्तान में खड़े होके जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान को बोला, और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा, सवाल भी ऐसा ही किया कि आप क्या बोलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, एक जावेद अख्तर के साथ अच्छा करना तो मेन बात नहीं है ना, आप अपने कंट्री का टेरर को संभालो। जो कोई बिना बात का भारत में आके भारत को अपना एनिमी मानता है, जिसको मर्जी उड़ा देता है, कभी स्टेशन में, कभी होटल में, कभी रेल स्टेशन में, मजाक चल रहा है क्या। तो जावेद अख्तर सर ने बोला कि भाई देखो, हम लोग ऐसे इस तरह से नहीं कर सकते, ये देश को समझना होगा, देश के टॉप लीडर को समझना होगा कि किस तरह से वो अपने कंट्री को चलाए। तो भारत पाकिस्तान का दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक पाकिस्तान अपने आप को इंटरनली सुधारता नहीं है, आतंकवादी हमला बंद ना करे, कश्मीर इशू में मिलिटेंट को बढ़ावा ना दे, जब तक ये सब ना करेगा ना, तब तक रिश्ता नहीं सुधर सकता। नहीं तो भारत दुनिया के सारे कंट्रीज के साथ अच्छा रिश्ता ही रखना पसंद करता है, जो आज से नहीं, मोर देन 5000 ईयर से और पुराना बात होगी। तभी तो तक्षशिला में, पाकिस्तान में है ना तक्षशिला, तक्षशिला में पढ़ने के लिए बाहर से लोग आते थे, नालंदा में पढ़ने के लिए बाहर से लोग आते थे, फॉरेन कंट्रीज से, चाइना से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, इंडोनेशिया से, अरब से, तभी तो आते थे, ऐसे थोड़ी आता था। ये भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा सर, भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है, दुनिया को सिखाने का देश, भारत फिर से बन जाएगा, और बनना ही है, भारत को विश्व गुरु बनना ही है, वो भारत का किस्मत में लिखा हुआ है। तो जो भी हो, लेकिन बिजनेस लेवल में कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाता है ना, इंटरनेशनल टैक्स लॉज, कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग। जैसे भारत में पबजी को बैन कर दिया था जब इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम में लड़ाई हुआ था, खबर है आप लोगों को। अरे हाँ सर। पबजी को नहीं सर, और भी बहुत सारी एप्स को हाँ बैन कर दिया। यस सर, बहुत सारे, करीब 700-800 ऐप को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बेस करके डेटा चाइना लीक हो रहा था सर। डेटा लीक कर रहा था, भारत का पोजीशन देख रहा था, भारत का लोगों का डेटा चाइना मैनिपुलेट कर रहा था। चाइना दो जगह में भारत को प्रॉब्लम करता है, एक यहाँ पर अक्साई चाइना पे, एक तो देखो हमारा एक बहुत ही बड़ा जगह चाइना के लेके रखा है, कैलाश। ये चाइना का नहीं है सर, ये एक्चुअली भारत का पुराना सरकार जो है वो गलत किया। कैलाश को, जो भारत के लोगों का सबसे इमोशंस का जगह है, वही भारत में नहीं है। कैलाश एंड मानसरोवर, ठीक है, यहाँ पर है, जो आज तिब्बत का पार्ट है, पर चाइना इसको हड़प के रखा है। मतलब अगर हमें कैलाश जाना होता है ना, जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है, जहाँ शिव जी बसते हैं, लोगों का मान्यता है, ठीक है, जैसे इस्लाम फॉलो करने वाले मक्का मदीना जाते हैं, है ना, जैनिज्म फॉलो करने वाले जहाँ जैनी तीर्थंकर लोग अपना समाधि लिए वहां जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कैलाश में बुद्धिस्ट लोग भी जाते हैं, कैलाश में सिख लोग भी जाते हैं, कैलाश में जैनिज्म के लोग भी जाते हैं, और कैलाश में हिंदू लोग भी जाते हैं, लेकिन वो आज चाइना के पार्ट है। और अगर आपको कैलाश जाना है तो आपको चाइना गवर्नमेंट का परमिशन लेके जाना पड़ता है। कितना दुख का बात है। हाँ सर, हम वीजा लोग, लेना पड़ता है वहां से। हाँ, हम लोग अपने ही देश में जाने के, मतलब अपने ही जगह में जाने के लिए, हम सबसे बड़ा चीज क्या है ना भारत का, कि हम लोग खुद का चीज को खुद ही रख नहीं पाए, ये सबसे बड़ा दुख है।
ये सबसे बड़ा दुख है। मेरा तो कभी कभी मन करता है चलो जान दे देते हैं और कैसे भी करके अपना चीज को ले लेते हैं, फिर इतिहास याद रखेगा। पता नहीं सर। एक तरफ इधर झमेला करता है लद्दाख में, ठीक है, और एक अरुणाचल को बोलते हैं उसका पार्ट है, हमेशा यहाँ पर झमेला करता है। तो अरुणाचल इज चाइना का क्लेम है कि तिब्बत का पार्ट है अरुणाचल, तो क्योंकि चाइना तिब्बत तिब्बत चाइना का है तो अरुणाचल भी चाइना का है। पूरा ले लो ना भाई, भूटान को भी दिक्कत कर रहा है, चारों तरफ बदमाशी चालू करके रखा है चाइना। लेकिन मोदी जी ने भी ना बहुत बड़ा धमाका किया है, पूरा का पूरा आर्मी को लगा दिया है, पूरा का पूरा आर्मी को लगा के रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस सिचुएशंस डिफरेंट। लेकिन और भी देखो, दूसरे तरफ देखो, आज भी भारत में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है वो चाइना से ही होता है। हाईएस्ट इंपोर्टिंग कंट्री, मतलब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से ही करता है। क्या क्या दुविधा है, जो कंट्री हमारे नाक के नीचे दम करता है उसी से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज हमारे देश में बहुत सारी चीज बनता नहीं है। बिजनेस डायनेमिक होता है सर, बिजनेस डायनेमिक भी होते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत सारे चीज चेंज होते हैं। तो ड्यू टू मेनी एंड वेरिड इन्फ्लुएंस ऑपरेटिंग देयर इज अ डायनामिज्म इन द एनवायरनमेंट। एग्जांपल के तौर पे एक जमाने में रिंगटोन कॉलर ट्यून्स हुआ करता था, तो कॉलर ट्यून रिंगटोन आने के बाद सीडी बेचना बंद हो गया। फिर आज के डेट में सब ऑनलाइन हो जाने के कारण, यूट्यूब हो जाने के कारण सीडी भी बिकना बंद हो गया। अब और भी रोबोटिक्स आ रहा है ना, रोबोटिक इज चेंजिंग द वे ऑफ इंडस्ट्री यूज्ड टू ऑपरेट, दस ओल्ड वेज आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी आया ना चैट जीपीटी बोल के, हाँ सर, नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ सर सुने हैं। चैट जीपीटी, ये एडवांस एआई। रोबोट, हाँ एआई, एडवांस एआई। इनको अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सारा काम कर सकता है जो एक हाई क्वालिटी इंसान कर सकता है। चैट जीपीटी भी बहुत बहुत चर्चा में है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। हम लोग कोई भी यूज कर सकता है इसको, बट इसको ट्रेंड करना पड़ेगा। रोबोट है। इवन गूगल तक भी इससे डरा हुआ है सर ये। हाँ गूगल भी डरा हुआ है इससे क्योंकि ये इतना एडवांस काम कर रहा है कि गूगल का फीचर्स को भी चिंता में डाल दिया। अब देखो अगर अच्छा दाम मिलेगा तो शायद गूगल खरीद ना ले, लेकिन बहुत वैल्यूएशन होगा चैट जीपीटी का। मल्टीफेसेटेड मतलब, जैसे कि मल्टीफेसेटेड मतलब एक तरफ नहीं होने से नहीं चलेगा, आपको अलग अलग सोचना पड़ेगा। टीवी का बात करते हैं, एलसीडी टीवी हुआ करता था, फिर प्लाज्मा आया, फिर एलईडी आया, फिर 3D आया, अब एंड्रॉयड चल रहा है, फिर क्यों चाहेगा। अब भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम लिया, जिसमें डोमेस्टिक बिजनेस को बोल रहे कि भाई आप मेक इन इंडिया करो, भारत का प्रोडक्ट दुनिया के सामने रखो। तो बिजनेस क्या है, मल्टी फेसेटेड है, मल्टी फेसेटेड है। चेंजिंग समय के साथ साथ अपने आप को बदलो और दुनिया को क्या चाहिए देखो। फार रीचिंग इम्पैक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, फार रीचिंग मतलब जैसे an organization like Aditya Birla Group has moved from textile to cement। मतलब कहीं पर हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम तो कपड़ा का धंधा करते हैं तो मोबाइल का बिजनेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बिरला को देखो, टेक्सटाइल भी समझता है, सीमेंट भी समझता है, रिटेल भी समझता है, फाइनेंशियल सर्विस में भी, म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी समझता है। टाटा को देखो, गाड़ी भी बनाता है, नमक भी बनाता है, बिग बास्केट जैसे ग्रोसरी स्टोर भी चलाते हैं, टाइटन जैसे टेक्नोलॉजिकल कंपनी भी चलाते हैं, तनिष्क जैसे ज्वेलरी बिजनेस भी चलाते हैं। फार रीचिंग इम्पैक्ट, क्या बताए। आईटीसी को देखो, सिगरेट भी बनाता है, मसाला भी बनाता है, ग्रोसरीज भी बनाता है, पढ़ने के लिए किताबें बनाते हैं, स्टेशनरी बनाते हैं, और क्या बताऊं बहुत सारे हैं। टाटा बिरला जैसे कंपनीज का प्रोडक्ट लाइन अगर देखोगे, मतलब बिजनेस लाइन 40 अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस पे काम करते हैं। टाटा का कम से कम 40 अलग अलग बिजनेस है, बिरला का भी ऑलमोस्ट 30-35 के आसपास। दिस इज कॉल्ड फार रीचिंग इम्पैक्ट। बोलो सर, कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है?
कैरेक्टरिस्टिक हाँ ऑफ सर। बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, इसमें आप नहीं बताएंगे, आप खुद से एक बार रीड कर लेना कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो थ्रेट्स हैं, उसको ओवरकम करना और उसको ठीक ठाक रखना ही बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा कारण है। आपको ग्रोथ का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग, हम लोग सोचते हैं कि कैसे भी करके थोड़ा सीए बन जाओ, कैसे भी करके थोड़ा इंटर पास हो जाए, कैसे भी करके फाउंडेशन पास हो जाए। सर नहीं, सोच ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच ऐसा बहुत गलत सोच है। आपका लर्निंग कभी बंद ही नहीं होना चाहिए। लर्निंग ऑलवेज कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक चीज याद रखना सर, जिस दिन सीखना बंद कर दोगे उसी दिन से आपका पतन चालू हो जाएगा। पतन मतलब आप बैकवर्ड गियर में जाओगे, बैक गियर में चले जाओगे। फ्रंट गियर में रहना है, ऑलवेज लर्निंग में रहना है। सर कैसे संभव है? सर वो संभव असंभव तो इंसान के अपना सीमा है। चाहो तो अपने आप को रेगुलर अपडेट रख सकते हो, और अगर आप बोलोगे नहीं बहुत पढ़ लिया भाई और नहीं हो सकता, हम गधा बनते हैं, बन जाओ गधा। गधा से घोड़ा बनना है तो लर्निंग कॉन्सेप्ट को ऑलवेज बना के रखना है। अगर जैसे ही आपने लर्निंग बंद कर दिया, आप मुश्किल में पड़ते। इमेज बिल्डिंग, environmental understanding help the business organizations in improving their image by showing their sensitivity to the environment। अच्छा, सिर्फ बिजनेस करके पैसा कमाने से नहीं होगा, एनवायरनमेंट के लिए भी सोचना पड़ेगा। एनवायरनमेंट मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट। सिर्फ प्रॉफिट कमाया, पेड़ नहीं लगाया, सिर्फ प्रॉफिट कमाया, तालाब खराब कर दिया, तालाब बनाओ अलग से। एक पेड़ काटोगे तो 4 पेड़ लगाओ। तो बिजनेस को, एनवायरनमेंट को भी कुछ वापस करना है। नदी को बचाओ। आपको पता है, जैसे साउथ इंडिया में एक बड़ा फेमस गुरुजी है, ईशा फाउंडेशन बोल के उनका फाउंडेशन चलता है। उनके इनिशिएटिव में, ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में है, वहां पर सबसे बड़ा महाशिवरात्रि भी पालन हुआ है। आदि योगी स्टैचू शायद देखे होंगे आप लोग ऑनलाइन में, या फिर अगर कभी कोयम्बटूर विजिट करोगे तो जरूर आदि योगी विजिट करना। अच्छा वो अलग बात, लेकिन मैं आपको एक दूसरा चीज दिखाता हूँ। कावेरी या सेव सॉइल मूवमेंट या कावेरी बचाओ आंदोलन, ठीक है, सेव सॉइल मूवमेंट ही देख लो आप, बहुत सारा काम कर रहा है सर दुनिया भर में। ईशा फाउंडेशन के थ्रू से बड़े बड़े कंपनीज टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े कंपनीज सेव सॉइल में ईशा फाउंडेशन के साथ है, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। 100 कंट्री में, 100 दिन में 25 कंट्री के पास सदगुरु बाइक चला के 68 ईयर्स के एज में बाइक चला के 30,000 किलोमीटर बाइक चला है, और दुनिया को बता रहे कि मिट्टी बचाओ, केमिकल डाल के मिट्टी खराब हो रहा है, मिट्टी को बचाओ, रिवर बचाओ। भारत का जो नदी गंगा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, रिवर में साइड साइड में ट्री लगा रहा है सदगुरु की फाउंडेशन। रिवर में जो प्लास्टिक डाल रहे हैं उसको साफ कर रहा है सरकार के साथ पार्टनरशिप करके। बिग मूवमेंट चला रहे हैं, बिग मूवमेंट, और उसमें बड़े बड़े कंपनीज भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए। इमेज बिल्डिंग सिर्फ कमाना नहीं है, दुनिया के सामने अपना इमेज भी बिल्ड करना है। मीटिंग कंपटीशंस, कंपटीशन इज ऑलवेज देयर, कंपटीटर के साथ, कंपटीटर से आगे निकलना है, उसके लिए आपको बेटर स्ट्रेटेजी, बेटर प्लान के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी पॉइंट पे बात करूंगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है। जैसे कि आपको मैं एनवायरनमेंटल एनालिसिस के ऊपर कैडबरी की केस स्टडीज दूंगा, कोका कोला का केस स्टडीज दूंगा, फिर मैं आपको पेस्टल एनालिसिस बताऊंगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में पेस्टल एनालिसिस, और आपको स्वॉट एनालिसिस भी दूंगा। पेस्टल एंड स्वॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट में बता के ये चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है सर। जितना मैंने करवाया नोट्स तो आप लोगों के पास है, अगर नहीं है तो मेरे से ले लो और घर पे पूरा गो थ्रू करो और रेडी कर लो सर, ठीक है। बाकी पॉइंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।
ओके सर, टाटा, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू नानी, थैंक यू असीमा।